रक्षाबंधन पर गरीब और अमीर बहन के पकवान। गरीब झोपड़ी में आंखों में आंसू लिए सविता अपने भाई की तस्वीर को देखते हुए। देखना भैया, इस बार आप मुझसे मिलोगे ना, मैं आपको मना लूंगी। हमारे बीच के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है भैया, जल्दी से आ जाओ भैया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ राखी पर। सविता, तुम्हें लगता है सच में तुम्हारे भाई राखी के दिन आएंगे और तुमसे सारी नाराजगी खत्म कर लेंगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है भैया, मुझे माफ कर देंगे। मैं उन्हें अपने हाथ का बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें गुड़ का हलवा, बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। देखना सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। सविता अपने भाई के लिए लड्डू बनाना शुरू करती है। तब सास सुमित्रा उसके सिर पर हाथ रखती है। मुझे बहू के विश्वास पर कोई संदेह नहीं है। इसका भाई जरूर आएगा और राखी भी बंधवाएगा और इसके हाथ के पकवान भी खाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सविता, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन खुद से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि बाद में बहुत दुख हो। क्या पता बाद में वो ना आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा और गहरा होता है ना। लेकिन सविता और उसके भाई के बीच ऐसा क्या हुआ था जो नाराजगी की दीवार खड़ी हो गई थी? रक्षाबंधन पर वो अपने भाई को राखी बांध पाएगी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जहां छोटी बहन रागिनी ने ग्लो मास्क लगाया था, वहीं सविता अपनी मां के साथ सब्जी कटवा रही थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे। मेरे साथ सब्जी कटवाने की जगह तू भी अपनी छोटी बहन की तरह चेहरे पर ये सब लगा ले, चेहरा खिल उठेगा। और क्या माँ, मैंने तो दीदी को कई बार बोला है कि अपना भी स्किन केयर किया कर, लेकिन कुछ नहीं करती। पता नहीं क्या करती है पापा के पैसों का। इतने अमीर हैं हम लोग, फिर भी गरीबों की तरह रहेगी, चेहरे पर बस चंदन लगा लेती है। हाँ, ये तो है, लेकिन ये मेरे पैसों से गरीब बच्चों को गुब्बारा या खाना खरीद के खिलाती है। पता नहीं क्या करेगी गरीब लोगों की इतनी सेवा करके। ये नहीं कि अपने ऊपर पैसे उड़ाए। पापा, आप तो मुझे 5,000 रुपए दे देना। मुझे मेरी एक बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आनी है, अपनी सहेलियों के साथ मॉल में जाकर। हाँ हाँ बिल्कुल, एक तो खर्च नहीं करती और कम से कम तुम ही सही हो। वैसे अरुणा, हमारी दोनों बच्चियां कितनी अलग है ना। एक सीधी सिंपल है, दूसरी तेज तर्रार। एक पैसे खर्च करती है, एक बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करती। हाँ, ये तो है। कोई इन्हें देखकर इतनी जल्दी नहीं कहता कि ये दोनों बहनें हैं। अब दोनों सयानी हो गई हैं। इनके लिए रिश्ता देखना शुरू करो अरुणा। हाँ बिल्कुल माँ, मेरे लिए तो ऐसा रिश्ता देखना कि 4 बंगला गाड़ी हो, आगे नौकर चाकर हो और बहुत बड़ा घर हो। और तुझे भी ऐसा ही ससुराल चाहिए ना सविता? कैसा भी ससुराल हो माँ, मैं रह लूंगी। मेरे नखरे नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? गरीब घर में भी चली जाओगी क्या सच में? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, क्योंकि मैंने शादी के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। पापा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सविता बात काटकर ब्रजेश को चाय देकर अपने कमरे में सफाई करने लगती है, जिस दौरान उसे गुलाब का फूल दिखता है। कहीं किसी ने देख लिया तो ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो इसे ठीक से अंदर रखा था, मुझसे ही रह गया होगा। उठा कर रख देती हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गई। राघव के साथ मुझे आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज हम उसे पार्क में मिलने वाले हैं। सविता गुलाब का फूल छुपाकर तैयार हो जाती है। उसी वक्त अरुणा उसे काम के लिए बाहर भेजती है। ठीक है मम्मा, बाजार से ये सब ले आऊंगी। मैं पूजा के पास जाऊंगी, इसलिए आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा। सविता सुंदर सी तैयार होकर गार्डन में राघव से मिलती है, जिसके गले में गमछा था और वो मामूली गरीब परिवार का लड़का था। उससे गले लग। हैप्पी एनिवर्सरी जानू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमें इस तरह चुपके चुपके मिलते हुए 2 साल हो गए हैं। लेकिन अब हमें शादी कर लेनी चाहिए सविता। माँ अकेली पड़ जाती हैं, उनकी हालत ठीक नहीं रहती। मैं समझ सकती हूँ, मम्मी पापा भी अब रिश्ता देखने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी शादी कहीं और करवा दे। वैसे मुझे पता है सविता कि हम दोनों के बीच अमीर गरीब की दीवार है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि हमारी शादी हो जाए। तुम अपने घर वालों से बात कर लो, वो समझ तो जाएंगे ना, या मेरे जैसे गरीब को ठुकरा देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से तुम्हारी बात कर लूंगी, उन्हें मनाऊंगी और शादी तो तुमसे ही करूंगी। मुझे भरोसा है तुम मना लोगी। चलो आओ, अब तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज खिला दूं। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि तुम्हें कैफे में ले जाऊं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है राघव, हमारे बीच पैसों की बात कभी नहीं होगी। इसलिए आराम तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाद में तो मुझे ऐसे ही रहना है। तुम मुझे निराश कर रही हो ये कहकर? नहीं, तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ, तो ये सब मत सोचो। तब राघव उसे साइकिल पर बिठाकर हलवाई की दुकान पर ले जाता है, जहां छोटी बहन उसे रबड़ी जलेबी गरीब लड़की के साथ खाते हुए देख लेती है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है राघव, तुम भी खाओ और मुंह मीठा करो। सविता राघव को खिलाती है कि रागिनी हाथ मारकर ये सब गिरा देती है।
बस कर बहन, ये सब क्या कर रही है तू? तू एक गरीब लड़के के साथ खड़ी हुई कैसे हो सकती है? जरा अपनी और उसकी पर्सनैलिटी देख। तो यहाँ पर देख रागिनी, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। बहन तो होश में भी है, इसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि ये गरीब है और तूने ऐसे लड़के को पसंद किया है। कैसे बहन और क्यों? मम्मी पापा को पता चला तो क्या कहेंगे? देख तू ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं उन्हें बता दूंगी। और रही बात राघव की, तो ये गरीब है लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर तू इस गरीब की कुटिया में रहना चाहती है? मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। तू घर आ, मैं उनको सब सच बता रही हूँ। और एक बार भी भैया के बारे में सोचा है तूने? मैं जा रहा हूँ सविता। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। रागिनी तूने अच्छा नहीं किया, मैं करूंगी ना घर पर बात। हाँ देखते हैं घर पर क्या बात होगी। रागिनी घर जाकर माता पिता को सविता और राघव के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। जब तक सविता घर आकर कुछ कहे, ब्रजेश गुस्सा हो जाता है। बस कर सविता, मुझे कुछ नहीं सुनना, रागिनी ने आकर हमें सब बता दिया है। पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुने अब हम कि तू एक गरीब घर के लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है? हाँ मम्मी पापा, वो बहुत अच्छा है, मैं खुश रहूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। बहन तू सच में कुछ सोच समझ नहीं रही है, तो प्यार के चक्कर में पागल हो गई है। एक बार जब गरीबी में पड़ेगी ना, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, गरीब झोपड़ी में पानी टपकेगा, उसकी माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, तेरा हाल बेहाल हो जाएगा। इतने में उसके बड़े भाई मोहन का फोन आ जाता है, जिसे रागिनी उठाती है और छूट कर ही मोहन स्पीकर पर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सविता? तू एक गरीब घर शादी करना चाहती है? क्यों तूने हमें मौका नहीं दिया अपने लिए रिश्ता ढूंढने का? अरे तुझे बहुत अच्छी जगह भेजते, जहाँ पैसों की ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। रागिनी तूने भैया को भी बता दिया? हाँ तो उनके यहाँ पर ना होने का तो फायदा उठाएगी क्या? वो तो भैया बाहर मेहनत से काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमारी शादी करवा सके। अरे छोटी, तूने ये सिला दिया? मम्मी पापा भैया, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है इसलिए आप जज कर रहे हैं, लेकिन राघव सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी है, ना ही दुख पहुंचाया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं शादी करके उनके साथ खुश रहूंगी। तू बक रही है छोटी, कल को जब तकलीफ होगी तो तुझे मायके का सुख याद आएगा। अभी भी वक्त है, समझ जा। मैं तो बेटा इसे समझा कर पागल हो गई हूँ, अब तू ही देख ले। माँ पापा पैसे जिंदगी आसान करते हैं, लेकिन अच्छा इंसान जिंदगी खूबसूरत बनाता है। और मुझे कैसा पति चाहिए जो मेरा सम्मान करे, और वो सारे गुण राघव में है। तुझे समझ आ रहा है सविता, तू क्या बोल रही है? पापा मेरी खुशी राघव के साथ है, और मैं उनसे शादी करने के बाद आप सबसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। अब आप भी मेरी खुशी में खुश हो जाइए, क्योंकि कहीं और शादी करने से तो मैं ना रही। ऐसा कहकर सविता खुद को कमरे में बंद कर लेती है। पापा उनकी बात मत मानना, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। मैं तो क्या करूं इस लड़की का, अरुणा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन तक सविता कमरे से बाहर नहीं आती, न खाना खाती है। माँ बाप भी परेशान होते हैं। फिर वो दोनों उसकी खुशी के लिए राघव से शादी करने की मंजूरी दे देते हैं। तब जाकर सविता कुछ खाती है। फिर ब्रजेश और अरुणा राघव के घर उससे मिलने जाते हैं, लेकिन लड़के से बातचीत कर मन में सुकून भी आता है। अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उसकी हर फरमाइश पूरी करूंगा। और मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ, हम भी बच्चों की खुशी के आगे झुक गए हैं। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है वही हो। इसी महीने हम शादी की डेट निकलवा लेते हैं। आखिर सविता के माँ बाप राघव से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर इस महीने शादी हो जाती है। लेकिन सविता के कहने पर भी मोहन आता नहीं है। माँ भैया मेरी शादी में नहीं आए, वो मुझसे इतना नाराज है। भाई का दिल है, बहुत अरमान थे उसके भी धूमधाम से तेरी शादी करने का, लेकिन तेरे फैसले ने उसे यहाँ आने से रोक दिया। भरोसा रख, एक दिन शायद मान जाएगा। मैं भैया से बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बिना मेरी शादी इस तरीके से होगी। मैं उनका इंतजार करूंगी। अब क्या रोकर दिखा रही है बहन? तुझे तो खुश होना चाहिए, अपनी मन मर्जी की शादी जो कर ली है भैया का दिल दुखाकर। और फिर टांगे में बैठकर सविता रवाना हो जाती है। सुमित्रा बड़े प्यार से उसे अपने झोपड़ी जैसे घर में प्रवेश कराती है। आओ बहू, इस घर में मेरी लक्ष्मी का स्वागत है। अब से ये घर तुम्हारा हुआ। मुझे अपनी सास कम माँ ही समझना। और मुझे अपना पिता। किसी भी चीज की कमी लगे तो बता देना बेटा, हम तुम्हें थोड़ा खुश रखने की कोशिश करेंगे। तब सविता उन दोनों के पैर छूकर, नहीं माँ जी पापा जी, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, जैसे आप लोग रहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। मुझे कोई मोह माया नहीं है। सच में राघव, तू बहुत प्यारी बहू लेकर आया है, आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न।
घर के अंदर आकर सविता अपनी और भी रस्म करती है और धीरे धीरे वो अपने ससुराल में ढल जाती है। पता नहीं मेरी बहन उस झोपड़ी में अभी क्या कर रही होगी, या तो चूल्हे पर खाना बना रही होगी या सीख की झाड़ू से झाड़ू लगा रही होगी। कितना बोला था कि ऐसी जगह शादी मत कर, लेकिन मानी नहीं। बेटा, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है, और वो अगर वैसे खुश है तो उसको खुश रहने दे, छोड़ दे ये सब बातें। ये उसकी किस्मत में नहीं था माँ, उसकी किस्मत तो और अच्छी थी, लेकिन उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं किसी गरीब की शक्ल भी ना देखूं। आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाना, जिसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ हो। मैं वही डिजर्व करती हूँ, क्योंकि आपके पास तो इतने अच्छे पैसे नहीं है कि मुझे लैम्बोर्गिनी, ऑडी में घुमाएं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे पापा ने किसी चीज की कमी कर रखी हो तुझे। इतने अमीर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी दी है तुझे, जो तेरी बहन ने जीते जी इस घर में भी नहीं जी। उसकी बात मत करो माँ, वो मुझे गरीब सोच वाली लगती है, मैं उसकी जैसी नहीं हूँ। हे भगवान, कैसी सोच है इसकी। पैसों को लेकर बहुत घमंडी बन जाती है। ऐसे तो हम भी नहीं हैं। बेटा, मेरा ये चश्मा जुड़वा देना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पापा, अब ये आलतू फालतू काम मैं करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कॉन्सर्ट में जाना है। बाय, ये काम आप ऑनलाइन करवा लो। ऐसा कहकर रागिनी तैयार होकर निकल जाती है। दरअसल हमेशा से ही रागिनी घमंड और पैसों में रही है। इसके आगे उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का रिश्ता आता है, जिसे रागिनी ठुकरा देती है। फिर एक अमीर घर का रिश्ता आता है। अरुणा मोहन को फोन करती है। हेलो बेटा, कैसा है तू? खुश तो है? और यहाँ कब आएगा? 4 महीने हो गए तुझे देखा नहीं। इस शहर में काम करता रहेगा क्या? माँ, अभी नया हूँ, एक और जॉब स्विच करनी है, इसलिए मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा। अपनी छोटी बहन की शादी पर भी नहीं आएगा क्या? बड़ी बहन की शादी पर भी नहीं आया तुम? लगता है बहनों की शादी का सुख मेरे नसीब में नहीं है। मैं नहीं आ पाऊंगा माँ। रागिनी को समझा देना, वो नाराज तो हो जाएगी, लेकिन जो पहला त्योहार आएगा उस पर मैं जरूर आऊंगा। सविता से भी बात कर ले, तुझे बहुत याद कर रही होगी। माँ, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। फोन कट जाता है। मोहन उसका जिक्र भी नहीं करता और कुछ ही दिनों में रागिनी की शादी विक्रम से हो जाती है। बड़े से महल में बहुत सारे धूमधाम से उसका स्वागत होता है। नौकर चाकर फूल बरसाते हैं। मुंह दिखाई में एक्सपेंसिव गिफ्ट जैसे कि डायमंड, कुंदन, गोल्ड इत्यादि की ज्वेलरी मिलती है। हेवी साड़ी पहनती है। कुछ दिनों बाद घर पर ही स्पा वाली को बुलाकर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेती है। वीडियो कॉल पर शो ऑफ करके दिखाती है। एक दिन सास, बहू, आज खाने में जो खाना है बता दो, मौसम अच्छा है, कुछ अपने हाथ का भी बनाकर खिला दो। माँ जी, मैंने 2 दिन पहले ही तो मैनिक्योर नेल एक्सटेंशन करवाया है। अब मैं रसोई में जाऊंगी तो ये सब खराब हो जाएगा। नौकर से कह दो आज मेरा राजमा चावल खाने का मन है, वही बनवा लो। चल ठीक है। लड़की पूरे ऐश में रहती है, ये नहीं कि एक बार अपने कमरे से निकलकर सास ससुर के पास भी झांक ले। रागिनी अपने ससुराल का सुई बराबर काम नहीं करती थी और पति के साथ बार बार डेट्स पर जाना, ब्यूटीफुल ड्रेस पहनना और महंगी महंगी चीज खरीद कर वो हर वीकेंड पर करती थी। वहीं गरीब बहन अपनी झोपड़ी जैसे ससुराल में सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है। कुएं पर से मटका भर के पानी लाती है, गाय को चारा डालती है, सास ससुर के पैर दबाती है और अपने पति के साथ बाजार जाकर चूड़ी, बिंदी, चप्पल खरीदती है। तब अगले दिन रागिनी का फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी है तू? खुश तो है ना अपने गरीब घर में? मैं तो खुश हूँ, तू बता। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता है अभी अभी उन्होंने मुझे डायमंड की अंगूठी दिलाई और ससुराल में भी काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले हैं मुझे। वैसे तेरे पति ने क्या दिया है? वो कल रात को जब हम साथ में बाजार गए थे तो उन्होंने मुझे हरी चूड़ियाँ दिलाई। कांच की हरी चूड़ियाँ, और कर भी क्या सकते हैं वो। और तूने अपने लिए ऐसी जिंदगी खुद चुनी है तो कर सबर। भाई, मुझे तो एक चीज भी नहीं उठानी पड़ती, सब काम नौकर चाकर करते हैं। आराम की जिंदगी है मेरी। कभी आई हो मेरे घर? हाँ, मौका मिला तो आऊंगी ही। इतने में चूल्हे का धुआं उसके गले में छुप जाता है और सविता खांसने लगती है। तब भी रागिनी उसे कांटों भरी बात कहने से चूकती नहीं है। ओहो बहू, मैंने तुझे कहा था ना बात कर ले, लेकिन तुझे रोटी बनाते बनाते ही बात करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बस ठीक हूँ, जरा सी खांसी आ गई थी। देखा बहन, तू कैसे चूल्हे और लकड़ी पर काम कर रही है। खैर, शादी से पहले तुझे इतना आईना दिखाया था, तब तुझे समझ नहीं आया, तो अब भुगत में फोन रखती हूँ। मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। ऐसा कहकर रागिनी फोन काट देती है। सविता की आंखें भर आती हैं। शाम को पति आता है तो घर में कम दाल चावल आटे से ही बढ़िया खाना बना देती है। वाह बहू, मिर्च मसाले भी कम थे और सब्जी भी, फिर भी तुमने इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है। तेरी दावत जैसा खाना लग रहा है। अरे मेरी बहू हमेशा ऐसा ही खाना बनाती है कि इंसान खाते ही उंगलियां चाटता रह जाए।
हाँ माँ, ये तो है। हैरानी वाली बात है, जो इतने अच्छे घर से होकर भी हमारे घर इतना अच्छे से संभाल लेती है, जैसे कि बरसों से ऐसे ही काम कर रही हो। राघव जी, जो लड़की अपने ससुराल को दिल से अपना घर मान ले तो उसे ढलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे ही राघव गोदाम में काम करके जैसे तैसे घर का खर्च चलता है और उसी से ही सविता खुश रहती है। वहीं विक्रम बिजनेसमैन था। रागिनी पति के पैसे उड़ाकर काफी ज्यादा शॉपिंग करती है। इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं और फिर रक्षाबंधन का त्योहार आने को होता है। साथ ही बारिश की वजह से सविता के घर में पानी की टपकने से वो परेशान होती है, तो जगह जगह बाल्टी रखकर बारी बारी पानी फेंकना पड़ता है। ओहो बहू, यहाँ तो फिर पानी आ गया है। ओफो, सच में इस बारिश ने तो हद ही मचा दी है। अब की बार इसका पक्का जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे कि छत से पानी ही ना आए। क्या करेगी बहू तू? देखते चाहिए पापा जी। सविता घर में रखी पुरानी सीमेंट या अनाज की प्लास्टिक की बोरियों को काटकर आपस में सिलती है और छत पर बिछाकर ऊपर से बांस या लकड़ी से दबा देती है। वाह बहू, तूने तो बिना पैसों की छत की मरम्मत कर दी। मैंने कहा था ना सुमित्रा, हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। हर परेशानी का हल है इस पे। शाम को घर से बाहर निकलने पर तब पड़ोसन, अरे सुमित्रा, तू और तेरी बहू ने रक्षाबंधन की कोई तैयारी की है या नहीं? 1 हफ्ते पहले ही राखी की इतनी रौनक है बाजार में, 2-4 दिन बाद क्या ही होगा। अरे याद ही नहीं रहा कि रक्षाबंधन इतना करीब आ गया है। करेंगे तैयारी। तुम्हारी बहू की शादी के बाद पहली राखी है, क्या क्या लेकर आएगा बहू का भाई? ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को याद करने लगती है। उसे देख पति और सास भी चुप कर आते हैं। मुझे विश्वास है मेरे भैया आएंगे और मुझसे राखी बनवाएंगे। ऐसा ही होगा बहू, अब राखी की तैयारी करना शुरू कर। हाँ माँ जी। राघव जी, पैसे दीजिए ना, बाजार से राखी लेकर आनी है। और हाँ, उनके लिए मैं बेसन का लड्डू और हलवा भी बनाऊंगी। उन्हें बचपन से खाना बहुत पसंद है। इस बार भी उनके लिए पकवान बनाऊंगी ना, तो वो जरूर खाएंगी। एक बार की बात है, जब हम छोटे थे ना, तभी मैंने भैया के लिए बनाया था, 10 साल की उम्र में। 10 साल की सविता अपने छोटे हाथों से मोहन के लिए बेसन के लड्डू बना रही है। भैया को बाजार की मिठाई थोड़ी पसंद है, उसे तो मेरे हाथ के लड्डू ही अच्छे लगते हैं। रागनी, तू भी बना। जीजी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? पैसे दो और दुकान से मिठाई ले आओ। रागिनी, तुझे क्या पता, सविता के हाथ के लड्डू में वो स्वाद है जो किसी दुकान में नहीं मिलेगा। मैं तो शादी के बाद अपने पति के साथ बड़े शहर में रहूंगी। ये रसोई वसोई मेरे बस की बात नहीं है। लो, अभी से ही नखरे हैं इसके। तब राखी पर सविता अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे अपने हाथ का लड्डू खिलाती है। यम, वाह छोटी, बहुत अच्छा बनाया तूने। ऐसे ही मेरे लिए हर रक्षाबंधन पर ये लड्डू और पकवान बनाती रहना। जरूर भैया। देखना, इस बार भी वो तुम्हारे हाथ का पकवान जरूर खाएंगे और राखी भी बनवाएंगे। तुम मुझे 2 दिन दो सविता, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा। जी ठीक है, 4-5 दिन है। वैसे मैं भैया को क्या क्या दूं? शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन है। ऐसा करती हूँ, उनके लिए बाजार से कोई कपड़ा खरीद ले आऊंगी और अपने हाथ से कुर्ता बनाऊंगी और उन्हीं को दूंगी और बहुत सारे पकवान भी बनाऊंगी। राघव को 2 दिन हो जाते हैं। राघव जी तोड़ मेहनत करके गोदाम में काम करता है। रात रात भर भारी बोरी उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है। पसीने में कुर्ता भीग जाता है। सेठ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरा मेहनताना। ये ले, तेरे आज के और एक्स्ट्रा काम के पैसे। कितना काम किसके लिए कर रहा है? अपनी उस पत्नी के लिए सेठ जी, जिसने हमेशा मेरे हर परिस्थिति में साथ दिया। अब मुझे उसका साथ निभाना है। ऐसा कहकर राघव घर आ जाता है और अपनी पत्नी को 300 रुपए देता है। सविता, माफ करना, इससे ज्यादा पैसे नहीं ला पाया। वो कुछ पैसे मैंने किसी के उधार लिए थे तो उसने मांग लिए। कोई बात नहीं, मेरे लिए यही बहुत है, मैं इसी में गुजारा कर लूंगी। सविता उस पैसे को लेकर बाजार जाती है और एक सूती हल्के गुलाबी रंग का कपड़ा खरीद लेती है। इससे भैया का कुर्ता बन जाएगा और सफेद कपड़ा तो मेरे पास है ही, उससे मैं भैया का पजामा बना दूंगी। अच्छा हुआ 100 रुपए में काम बन गया। अभी 200 रुपए से पकवान बनाने का सामान ले लेती हूँ। सविता राशन की दुकान पर जा ही रही होती है कि चश्मा लगाए गाड़ी से उसकी बहन उतरती है। अरे सविता बहन, तुम इस बाजार में क्या खरीद रही हो? ये कपड़ा किस लिए? रक्षाबंधन आ रहा है ना, भैया के लिए कुर्ता खरीदा है, इसे मैं अपने हाथ से बनाकर भैया को दूंगी। रागिनी अब कपड़े को खोलकर बाजार में अपनी बहन की बेइज्जती करती है। ये कपड़ा लिया है तुमने भैया के लिए? इतना मामूली सा? ये सब तुम्हारी गरीब घर में शादी करने की वजह से हुआ है। भैया पहली बार तुमसे, मुश्किल है वैसे तो मिलने आए, लेकिन आएंगे तो तुम ये तो मैंने तो भैया के लिए कुछ अच्छा सोचा है। उन्हें गोल्ड की वॉच दूंगी। देखो, लेकर भी आई हूँ मैं, अच्छी है ना? ये सब देने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं जो दूंगी भैया को प्यार से दूंगी और मुझे पता है भैया इसे अपना लेंगे। जिलू इस लुलू, बस तुम्हारे
ब्रह्मा का कोई हल नहीं है, रहो अपनी दुनिया में। रागिनी अपने भाई के लिए महंगी शॉपिंग करके आ रही होती है और अब घर चली जाती है। सविता को बुरा लगता है। वहीं घर पर जाने से पहले वो राशन दुकान पर जाती है जहां पकवान का सारा सामान नहीं आ पाता। तब दुकानदार उसे आधा सामान देकर भगा देता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। सास ससुर के पैसे देने पर भी वो पैसे नहीं लेती है और घर की सफाई में लग जाती है। रक्षाबंधन पर सब कुछ करेगी, लेकिन अपने बारे में सोचा है कि क्या पहनेगी। माँ जी, जो साड़ी है मैं वही पहन लूंगी। वैसे भी मुझे क्या करना है नया साड़ी पहनकर। त्योहार सिर्फ भाई के लिए नहीं होता, बहन के लिए भी उतना ही बड़ा त्योहार होता है। ये ले, ये साड़ी भूल गई थी जो मैंने तुझे शादी होने के बाद दी थी, इसे तैयारी कर ले। हाँ, अरे हाँ माँ जी, मैं तो इसे भूल ही गई थी। मैं इसे सिल देती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे भैया का कुर्ता पजामा भी तैयार करना है। राखी में 3 दिन थे। सविता उसी दिन अपने भाई के लिए कुर्ता पजामा तैयार करती है। रात तक सिलाई करती रहती है। तुम थक गई होगी, खाना खा लो। नहीं राघव, पहले मुझे ये काम खत्म करना है और अपनी साड़ी भी तैयार करनी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही खाना खिलाना पड़ेगा। राघव अपने हाथ से सविता को खाना खिलाता है। उन दोनों को साथ में देख सास ससुर खुश हो रहे होते हैं। मुकेश जी, इन दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है कि राम मिलाई जोड़ी है। हाँ, ये तो है। तब 2 बजे काम खत्म करके सोती है और अगले दिन अपनी साड़ी ब्लाउज तैयार करती है। फिर राखी के लिए धागा और शीशा इकट्ठा करके उसे चिपका देती है और बीच में हीरो लिखती है। तुमने सिर्फ हीरो ही क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा से मेरे भैया मेरे लिए हीरो रहे हैं। जब मुझे जन्मदिन पर साइकिल चाहिए थी तो मम्मी पापा ने नहीं दिलाया, तो भैया ने अपनी गुल्लक तोड़कर रक्षाबंधन पर मुझे साइकिल दिलाई। और उसके बाद मेरी पसंद की बारबी डॉल। और जब होमवर्क नहीं हो पाता था तो होमवर्क करके बचाते भी थे। अब समझ आया तुम्हारे भाई तुम्हारे हीरो क्यों हैं। सविता उस राखी को बनाकर अलमारी में रखती है कि उसकी मिट्टी की गुल्लक गिरकर टूट जाती है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। अरे ये पैसे तो मैं भूल ही गई थी कि मैं पैसे भी जमा करती थी। इससे मेरा पकवान लाने का सामान भी पूरा हो जाएगा। देखा बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरे जमा किए हुए पैसे यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, ये तो तुझे भी नहीं पता था। हाँ माँ जी। अब जल्दी जाओ और सामान खरीद के अपने भाई के लिए पकवान मिठाई बनाना शुरू कर, कल का ही दिन है। हाँ पापा जी। वही रागिनी रक्षाबंधन के लिए खास अपना फेशियल करवाती है और महंगी साड़ी लेकर आती है। तब सास ससुर कहते हैं, क्या बात है बहू, बहुत जोरों शोरों से तेरी रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। क्या लेकर आई है? माँ जी, अपने लिए 10,000 की साड़ी लेकर आई हूँ और मेरे चेहरे पर चमक दिख रही है ना, डायमंड फेशियल करवाया है। सही है। अरे बहुत सारी तैयारी अपने लिए की है। शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है। भाई के लिए क्या तैयारी की है? उसके लिए कुछ पकवान वगैरह नहीं बना रही हो तुम? हाँ माँ जी, पापा जी त्योहार वाले दिन रसोई बनाएंगे। इतने सारे पकवानों को झंझट नहीं हो जाएगा और फिर मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी। ऊपर से इतनी गर्मी, बारिश की वजह से मौसम भी चिपचिप हो रहा है। तेरा भाई शहर से बाहर रहता है ना, उसके लिए कुछ खास तो करना चाहिए ना। गिफ्ट ले आई हो मम्मी जी, बहुत है। बताओ, इसे अपने भाई के लिए कुछ करना ही नहीं है तो हम क्या कहें। रागिनी अपने भाई के लिए कोई तैयारी नहीं करती, जबकि सविता दुकान से और राशन लाकर अपने भाई के लिए घी डालकर बेसन का लड्डू और गुड़ का हलवा तैयार करती है। माँ जी, मिठाई तो तैयार कर दी है, कल पकवान बनाऊंगी। हाँ, सो जा। माँ जी, मुझे तो कल के रक्षाबंधन का इंतजार ही नहीं हो रहा है। कैसे सो जाऊं? इतने महीने बाद मैं अपने भाई से मिलूंगी। हाँ हाँ, फिर भी सो जा, कल तुझे पकवान भी बनाने हैं। बड़ी मुश्किल से सविता रक्षाबंधन की सारी तैयारी करके सो जाती है। अगले दिन जल्दी उठकर घर धो देती है। अपने भाई के लिए पूरी कचौड़ी, रायता, केसर की खीर, रसेदार आलू तैयार कर लेती है और खुद भी तैयार हो जाती है। अपने भाई को फोन करती है। तब, भैया मैंने एड्रेस आपको भेज दिया है, आप कितनी देर में आ रहे हो? पहले मैं तेरे पास नहीं रागिनी के पास जाऊंगा, टाइम मिला तो आऊंगा। ये सुन सविता को बुरा लगता है। वो बहुत देर भूखी प्यासी इंतजार करते हैं। इतने में बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के आने पर चेकअप करने पर पता चलता है वो खुशखबरी देने वाली है। वाह, तुमने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। देखना, तुम्हारा भाई ये सुनकर अब और जल्दी मान जाएगा। हाँ बस भैया आ जाए। मोहन बड़े प्यार से अपनी बहन के लिए गोल्ड ब्रेसलेट लेकर पहुंचता है, अपनी बहन के गले लगाता है। तब वो अपने भाई को सामने बिठाती है, लेकिन इतने में उसकी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स का फोन आता है तो अपने भाई को इग्नोर करती है। मोहन बहुत देर बैठा रहता है। रागिनी के सास ससुर को भी अजीब लगता है। अरे रागिनी, इतने महीनों बाद इतनी दूर से तेरा भाई आया है और तू फोन पर लगी है। चल, मुझे जल्दी राखी बांध। आइए आइए भैया, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है अपना गिफ्ट देखने के लिए। जल्दी से आपकी राखी बांध देती हूँ। रागिनी जल्दी से आरती करके टेढ़ा मेढ़ा तिलक लगाकर अपने भाई को बाहर की बेकार मिठाई खिलाकर राखी बांध देती है। मोहन उसे थूक देता है। छी, थू, ये मिठाई बासी है, तूने बनाई नहीं क्या रागिनी? अरे भैया, मैं इतनी झंझट नहीं कर सकती थी आज के दिन।
इसलिए मैं बाहर से पकवान भी और मिठाई भी ले आई। तुझे तो पता है मैं बाहर का नहीं खाता। हाँ तो क्या हो गया, ये लो अपना गिफ्ट, अब जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दो। बड़े प्यार से मोहन उसके हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट देता है, जिसे देखकर रागिनी फेंक देती है। छी, ये क्या हरकत करी है भैया, आपको मेरा स्टैंडर्ड इतना लो लगता है। रागिनी, मैं बहुत प्यार से तेरे लिए लेकर आया हूँ। गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ गई है मार्केट में। ये गोल्डन ब्रेसलेट दिखाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स को? अरे भैया सारा मूड खराब कर दिया मेरा, जाओ यार। आपने मुझे अपनी उस गरीब बहन की तरह समझ रखा है क्या? अपने दोस्तों को कुछ नहीं दिखा सकती, जा रही हूँ मैं किटी पार्टी में। बेटा तुम्हारी ही बहन है, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। हम तो इसे समझाते थे लेकिन ये समझती कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मुझे नहीं पता था शादी के बाद ये इतनी बदल गई होगी। रागिनी का पति उसे मुंह मांगी चीजें देता है। बेइज्जत होने पर मोहन को अपनी बहन की बचपन की याद आ जाती है, जब अपने हाथों से वो लड्डू बनाया करती थी और अपने आप ही उसके कदम उसके ससुराल की तरफ मुड़ जाते हैं, जहाँ उसके साथ ससुर हुआ करते थे। पति जूस पिला रहा था। बहू, तेरा भाई आता ही होगा, परेशान मत हो। अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोच और इस जूस को पी ले। वही तो पापा, कितनी जिद करती है, जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी कुछ नहीं खाएगी। बताओ। मेरी बहन अपने होने वाले बच्चे से ज्यादा मुझे तवज्जो दे रही है और मैं इससे नाराज रहा। सविता, सविता देख, तेरा भाई आ गया। भैया तुम आ गए। सविता झट से अपने भाई के गले लग जाती है। दोनों के आंसू पिघल जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, माफ कर दे मुझे। लगा था तू अपने ससुराल में खुश नहीं है, गरीबों की वजह से परेशानी होगी, लेकिन आज मैंने देख लिया तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो तेरा ख्याल रखते हैं। बहुत खुश हूँ, तुझे बहुत अच्छा पति मिला है। आपने मुझे माफ कर दिया भैया, मुझसे राखी बंधवाओगे ना? हाँ पगली, अब रोना बंद कर। तब सविता अपने भाई को बिठाकर माथे पर तिलक लगाती है, उसे राखी बांधती है और अपने हाथ की मिठाई खिलाकर मोहन को खुश कर देती है। आज भी बचपन जैसे स्वाद आता है तेरी बनाई मिठाई और पकवान में। वो तो आएगा ही। आपके लिए बनाना मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। चलिए अब जल्दी से ये सब भी खा लीजिए। वो तो ठीक है, पर मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया, गुस्से में था ना। आपका प्यार और आशीर्वाद मिल गया, मेरे लिए वही बहुत है। वैसे रागिनी तो बहुत खुश हो गई होगी ना? मोहन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर कविता के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देता है, जो सविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो अपने भाई को लेकर बहन की किटी पार्टी में पहुंच जाती है। रागिनी, अपने भैया को रक्षाबंधन पर तूने ये तोहफा दिया है, तो तुम मुझे यहाँ लेक्चर देने आई हो? तूने जो भी किया है बहुत गलत किया है। कभी सोचा है तूने उन्होंने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया है और तेरे लिए डांट खाई, हमेशा तेरी हर इच्छा पूरी करी, और तूने उन्हें ये सिला दिया। पैसों की वजह से उनके प्यार को तोड़ दिया। लालच की भी हद होती है, और आज के पावन दिन को भी तूने ऐसे कर दिया। छोड़, मुझे इससे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए अगली बार से रक्षाबंधन कहाँ बना पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो इसे खुश कर पाऊं। भैया मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, यही बहुत है। इसे रहने दो अपने लालच के साथ। उसके जाने पर रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने भाई से माफी मांगकर सुलह करने की कोशिश करती है। भैया लालच की पट्टी आंखों पे चढ़ गई थी, माफ कर दो, इस रिश्ते को मत तोड़ो। मेरा एंकर खत्म हो गया है भैया। अच्छा हो दीदी, तुमने मेरी आंख खोल दी। सच्चे दिल से माफी मांगने पर वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और फिर साथ में रक्षाबंधन का दिन मनाते हैं। उनके बीच सारी दूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या दोनों बहन भाई ने रागिनी को माफ करके सही किया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।